The country comprises not of land, it comprises of people. We lost half the country. Why? Question that. Was it because of corrupt politicians? No. It was because of power-hungry general that you lost the country. As simple as that. You did not respect the people's will. I'm sorry if I don't want to come across as rude, but I'm very clear about this in my mind. I mean, Article 5 says every Pakistani, wherever he may be, if you're a Pakistan, then the Constitution of Pakistan is bound by it. On us, people like presidents, prime ministers, MPAs, MNAs, army officers, judges included, we have taken on the added responsibility to uphold and defend the Constitution, which you have not. But you are bound. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि मनसब मुनसफ़ी पर फायज शख्स जब कोई एक फैसला यानी उनकी कलम से जो है वो कोई भी एक फैसला निकल जाए किसी के खिलाफ, तो समझ लें कि उसकी ज़िंदगी, उसका मुस्तकबिल, उसके ख़ानदान की इज्जत तक दाव पर लग जाती है। ऐसा ही होता रहा है सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल ऐसा होता रहा है। ऐसा होता रहा है उन केसेस में, यानी मुझे हैरत होती है ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट में अक्सर ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट उन केसेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं, जिनमें जो जजेस होते हैं उनको जो है वो पब्लिसिटी मिले और उनको मीडिया कवरेज मिले। यानी मीडिया कवरेज के हुसूल के लिए ऐसे ऐसे रिमार्क्स पास किए जाते हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे जज जो है वो अक्यूज्ड पर्सन का वकील बना हुआ है। तो इस वक्त भी ऐसी ही सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट में जारी है। और आपको पता होगा कि गुज़िश्ता दिनों अपना 2 सीनियर जज साहिबान ने चीफ जस्टिस के से मुतालिक जुडिशल काउंसिल को एक लेटर इरसाल किया, और उस जुडिशल काउंसिल को इरसाल किया गया जो लेटर है, बुनियादी तौर पर वो लेटर चीफ जस्टिस के खिलाफ मिसकंडक्ट और उनके नाइंसाफ़ी पर मुबनी फैसलों के खिलाफ एक रेफरेंस है, या फिर हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि भरपूर अदम एतमाद का इजहार है। नाजरीन, ये कुछ पहले नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि जजिस तैनाती के मामले पर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास हुआ था, उस इजलास में जो सूरत हाल पैदा हुई थी और जिस तरह चीफ जस्टिस साहब इजलास छोड़कर चले गए थे, तो उस इजलास में जो मामला सामने आए और उस इजलास के बाद जो खतूत लिखे गए यानी सीनियर जज साहिबान की तरफ से, तो उसमें भी अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस पर भरपूर अदम एतमाद का इजहार किया गया था और वही कंडक्ट का मसला था। और चीफ जस्टिस साहब ने जो कुछ कर रहा था उसको हम यूं कह सकते हैं कि सीधा नेपोटिज्म का मामला था या फेवरेटिज्म का मामला था। यानी जिन जजेस की तैनाती चीफ जस्टिस साहब करना चाह रहे थे वो इतने सीनियर नहीं थे, तमाम सीनियर जजेस को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही थी इस अपॉइंटमेंट के मामले पर। अब अगर उसमें जो सीनियर जजेस हैं उन्होंने अपना जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने जो है वो इस मामले को गलत कहा, यानी हक को हक कहा, सच को सच कहा, और उन्होंने अपने जो जब अपने हलफ की पासदारी की तो क्या गुनाह किया। तो नाज़रीन, इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही चल रही है और बार काउंसिल की तरफ से जो चीफ जस्टिस के जो खिताब था, जो अदालती साल के खात्मे या अदालती साल के इब्तदा के हवाले से जो फुल कोर्ट रेफरेंस था उसमें जो चीफ जस्टिस का खिताब था उसका बारीक बिनी से जायजा लिया जा रहा है। जैसा कि आपको याद होगा कि पहले ही दिन मैंने एक वीलॉग किया था और उसमें बार काउंसिल ने सिर्फ इतनी सी बात की थी कि जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त चाहिए कि 63A की जो इंटरप्रिटेशन के लिए जो सदारती रेफरेंस था या सदारती जो दरख्वास्त थी उसके हवाले से एक फुल कोर्ट रेफरेंस तश्कील दिया जाए, ताकि 63A की जो प्रॉपर डेफिनेशन है या जो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन है वो सामने आ सके, क्योंकि इससे कुछ फरीक बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। तो इस वक्त भी जो 63A के हवाले से जो चीफ जस्टिस का फैसला है वो बुरी तरह से मुतनाज़े है और इस तनाज़ात की भेंट चढ़ गई हुकूमत एक,
और एक स्पीकर की रूलिंग को तहस नहस कर दिया गया। ये आपको पता होना चाहिए या आप सबको पता होगा कि जो स्पीकर की रूलिंग होती है उसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि स्पीकर की रूलिंग को यानी उसकी जो रूलिंग है उसको रद्दी का टुकड़ा या पुर्जा समझ के फाड़ दिया गया या टिश्यू पेपर समझ के उसको फेंक दिया गया। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग पर। तो नाज़रीन, बहुत हैरत होती है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो बार कौंसिल है वो न सिर्फ चीफ जस्टिस के खिताब का जो बिल्कुल पॉलिटिकल खिताब था और अपने वो फैसलों का दिफा करते हुए नजर आए थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब अपने फैसलों का दिफा कर रहे थे और अपने फैसलों को इम्पोज करने की कोशिश कर रहे थे और ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने जो फैसला किया है वो बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक है। मसला ये है कि अगर आपको इसी तरह ही इंसाफ फराहम करना है, अगर आपको इसी तरह देखें, चीफ जस्टिस का मुतनाज़ होना कोई पहली बात हमारे लिए नहीं है। पीछे एक लंबी तारीख है। जस्टिस गुलजार के फैसले और उनका कंडक्ट भी जो है वो आप सबके सामने है, बिल्कुल मुतनाज़ था और किसी फरीक को फायदा देने के लिए कराची में उन्होंने जो कुछ किया वो शायद तारीख भुला सके। और इससे पहले की अगर हम बात करें जस्टिस निसार की, चीफ जस्टिस निसार की, साकिब निसार की, तो उसने तो हद कर दी। यानी उस शख्स ने पूरे मुल्क के निज़ाम को मफलूज करके रख दिया और अपने फैसले इम्पोज करने की कोशिश करता रहा और इस तरह घूमता था जैसे एक वजीर आजम घूमता है। यानी एग्जीक्यूटिव के जो अख्तियारात थे वो भी इस्तेमाल कर रहा था और एक चीफ जस्टिस के जो अख्तियारात थे उनका भी नाजायज इस्तेमाल कर रहा था। तो इससे पहले की अगर हम बात करें तो एक लंबी तारीख है। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने क्या किया, इफ्तिखार चौधरी के कितने फैसले मुतनाज़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यही सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो एक माफियाज है, सबसे बड़ी माफिया इस मुल्क में बिल्डर माफिया है, उसको न सिर्फ हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है बल्कि अदालतें भी उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। यानी एक बार अगर सीधी बात में अगर मैं कहूँ तो यूं समझ लें कि यहाँ पे फैसले बिल्कुल डिक्टेशन पे होते हैं और किसको फायदा पहुंचाना है, किसको नहीं पहुंचाना, और किसको रिलीफ देना है, किसको नहीं देना, किसको कितना रिलीफ देना है, किसको कितना रिलीफ नहीं देना। अगर कोई आके तौहीन अदालत केस में माफी भी मांग ले, तरले भी कर ले, फिर भी उसको जेल भेजना है और एक बंदा खड़ा होके अदालती निजाम को गाली देता है, मातहत अदलिया को धमकियां देता है, थ्रेट करता है और संगीन तौहीन अदालत करता है, लेकिन इसके बावजूद अदलिया कहती है कि वो तौहीन अदालत के कवानीन को मानती ही नहीं। तो नाजरीन, मैं मतलब कहाँ तक जाऊं, क्या कहूं, हैरत होती है। क्या आज तक कोई बता सकता है कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को जो सजा सुनाई गई थी उस सजा का पस मंजर क्या था? मतलब क्या एक वजीर आजम का मतलब फर्ज नहीं है कि जो एक सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उससे मुतालिक उसने जो डिसीजन लिया या जो कुछ किया वो गलत तो नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अदलिया ने उसको न सिर्फ नाअहल किया बल्कि उनको घर भेज दिया और उस पर पाबंदी आयद कर दी। इसके अलावा अगर आप देखें तो नवाज शरीफ केस में क्या हुआ, इस एक लंबी एक फहरिस्त है कि एक मुतनाज़ फैसलों की, और कम से कम इस वक्त जिस तरह जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब ने और दीगर सीनियर जजेस ने स्टैंड लिया है, इस वक्त स्टैंड लिया जाना चाहिए और तमाम मुतनाज़े फैसले उनका रिव्यू होना चाहिए। और 2-3 दहाइयों से 50,265 केसेस जो जेर इल्तवा हैं, 2-3 दहाइयों से हैरत होती है कि 50,265 केसेस 2-3 दहाइयों से जेर इल्तवा हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पीटीआई के केसेस देखने हैं, उसके लिए एक स्पेशल बेंच बनाना है, उसके लिए स्पेशल जजेस को बिठाना है, उसके लिए हम ख्याल जजेस को बिठाना है, अपने लाडले को एक मतलब रिलीफ फराहम करना है। लेकिन वो जो 30 साल से या 20 साल से या 10 साल से इंसाफ के मुंतजिर हैं उनको इंसाफ फराहम नहीं करना, तो ये बहुत हैरत की बात है।
हैरत की बात उस वक्त भी होती है कि जब अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, मैंने पहले भी एक वीलॉग में कहा था कि एक फैसला सुनाया, तो जब एक बंदे को कहा गया कि अदालत ने फैसला आपके हक में दिया है, क्योंकि वो 20 साल से अदालत के धक्के खा रहा था, उसका केस नहीं सुना जा रहा था, और गलती से जब सुना गया तो वो उस बंदे के हक में फैसला आया। तो जब उस बंदे ने ये सुना कि अदलिया ने उसके हक में फैसला दिया है, तो वहीं उसकी मौत वाक़ हुई। तो इससे आप अंदाजा करें कि लोग कितने मजबूर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट्स में लाखों केसेस पेंडिंग हैं, सिविल कोर्ट्स में और सेशन कोर्ट्स में और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट्स में कितने हजारों लाखों केसेस पेंडिंग हैं। लेकिन किससे जवाब मांगे? जवाब मांगते हैं तो तौहीन अदालत का नोटिस आता है, और किस पे तौहीन अदालत करनी है, कैसे करनी है, ये अब यहां तय होता है। पहले इस तरह नहीं होता था। पहले केस मेरिट पे सुने जाते थे, पहले केस फेस देकर नहीं सुने जाते थे। अब इस तरह होता है कि इसको फिलहाल थोड़ा सा रगड़ा देना है, इस पे तौहीन अदालत हो, फिर इसको रिलीफ देना है तो फिर हाथ होला कर दो। जनाब, इस मुल्क पे रहम का है। तो इसलिए मेरी जो सीनियर जजेस हैं उनसे इल्तिजा है कि जिस तरह आपने स्टैंड लिया है, एक बार आप इस पे थोड़ा सा सख्त स्टैंड लें, ताकि अदालती जो निज़ाम है वो सीधा हो सके, और एक मैकेनिज्म बनाएं ताकि केसेस डिस्पोज ऑफ हो सकें। और जितने भी मुतनाज़ केसेस हैं, यहाँ तक के जो, मैं तो यहाँ तक जाऊँगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर से लेकर इस वक्त तक जितने भी बड़े और मुतनाज़ केसेस हैं उनको रिव्यू किया जाए, और उसमें इंसाफ जो है वो हंगामी बुनियादों पर फराम किया जाए, और एक मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि केसेस को डिस्पोज ऑफ किया जा सके। और इस हवाले से बार कौंसिल भी स्टैंड ले रही है, और बार कौंसिल का भी मुमकिन है कि आइंदा चंद दिनों में इजलास हो, क्योंकि वो जो है वो चीफ जस्टिस के न सिर्फ खिताब बल्कि सीनियर जजेस की तरफ से लिखे गए खतूत का भी जायजा लिया जा रहा है, और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इस मामले पर सख्त स्टैंड लेना है। तो नाज़रीन, सख्त स्टैंड लिए जाने का फैसला हो चुका है। अब देखना यह है कि बार कौंसिल्स जो है वो कौन सा फैसला करती हैं। और वैसे भी मैंने पहले भी कहा था कि इस वक्त जो है वो बार और बेंच के दरमियान एक खिलासी पैदा हो चुकी है, और बार और बेंच एक पेज पर नहीं है, और ये सूरत हाल इंतहाई नाजुक भी है और ख़तरनाक भी। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर होना तो ये चाहिए कि जो चीफ जस्टिस साहब जो मुतनाज़े हो चुके, जिनके फैसले मुतनाज़े हो चुके, जिनका कंडक्ट आपके सामने है, तो उनको खुद ही मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाना चाहिए। अगर इस तरह ना हुआ तो फिर इंसाफ का कत्ल होता रहेगा, हम ख्याल बेंच बनते रहेंगे और मखसूस बेंचेस बनती रहेंगी, और फिर सियासी लोगों को सियासी तरीके से फ़ायदा फराम किया जाएगा, और रिटायरमेंट के बाद फिर उनसे फ़ायदे हासिल किए जाएंगे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।